I am Dr. Vinod Kumar. I welcome all of you in the VK Scholar Education Digital Learning class. In this video 10, I will discuss with you multiple choice question in the subject of financial management, and questions are considered from June and December 2008 question paper of UGC NET JRF Commerce. So the first question is, there are two statements in this question. Statement number 1, the objective of finance function is wealth maximization. The objective of finance function is profit maximization. So it is second statement. So correct answer is statement 1 is correct and second is incorrect. Okay, but जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया जाता है. ओके, लेकिन इसका अपना काफ़ी लिमिटेशंस है, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये कैश फ्लो अप्रोच के ऊपर बेस्ड नहीं है. ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को इग्नोर करता है. तो और हमारे तीन मेन फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं इन दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वन इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज़ डिविडेंड डिसीजंस. ओके, तो तीनों जो डिसीजंस हैं आर मेड इन द लाइट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो वेल्थ का मतलब क्या होता है? एनपीवी, और एनपीवी इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ओके, तो एनपीवी इज़ बेस्ड अपॉन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट, बेस्ड अपॉन कैश फ्लो अप्रोच, इट इज़ कंसिडरिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. सो द मोस्ट acceptable and core objective of financial management is wealth maximization. Okay, तो objective is used in a sense of goal or decision criterion. Okay, तो NPV is used as a decision criterion for capital budgeting decisions. Okay, तो when any decision, whether investment, capital structure decision, dividend decisions, if these decisions increase the value of a firm, there is an increase in the wealth of equity shareholders. तो हम ये मानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटली कंसंट्रेट ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो स्टेटमेंट सेकंड देखिए, डिविडेंड्स कैन बी पेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स कैन बी पेड व्हेन देयर आर लॉसेस. ओके, तो ओनली first statement is correct, second is incorrect, and the explanation is given below. So dividend refers to that part of a firm earning which are paid out to the shareholders. Okay, so dividends are distributed out of profits. Okay, तो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 123 to 127 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ ए डिविडेंड्स. ओके, तो ये अब डिविडेंड के बारे में था. नेक्स्ट जो आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट 1 इज़ मैच्ड विद लिस्ट सेकंड. ओके, तो इसका पॉइंट देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ मैच्ड विद ब्रेक इवन एनालिसिस. तो इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे कैसे ये ब्रेक इवन एनालिसिस से कनेक्टेड है. ROI इज़ known as earning power. Okay, return on investment is connecting with earning power of a company. Current ratio refers to the solvency, short term solvency position, and cash equivalents are relating to the cash flow approach. So option second is correct. So what is the explanation? So सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे हम. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सो द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स रिवेन्यू ओवर द ब्रेक इवन सेल्स रिवेन्यू. तो इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, ब्रेक इवन सेल्स रिवेन्यू एंड एक्चुअल सेल्स रिवेन्यू. तो एक्चुअल सेल्स रिवेन्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स रिवेन्यू इज़ नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल सेल्स रिवेन्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स रिवेन्यू. ओके, तो ये आ जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी. दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिवाइडेड बाय actual sales and both are given in the amounts. So margin of safety ratio is obtained. So it is relating to the break even sales level. ROI measures the overall effectiveness of management in generating profits with its available assets. Okay, so how efficiently a company is using its fixed assets in generating operating profits of a
ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो अगर आपको ROI मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज़्यादा फर्म को रिटर्न्स आ रहा है और कंपनी जो है अपनी एसेट्स का सही तरीके से यूज कर रही है। ओके, उसके बाद है आपका करंट रेशियो इज़ ए मेजर ऑफ द फर्म शॉर्ट टर्म सोलवेंसी पोजीशन। ओके, तो शॉर्ट टर्म सोलवेंसी नोन एज आल्सो लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म, generally 3 months or less, highly liquid investments like treasury bills that are easily and readily convertible into known amounts of change in value। ओके, तो उसको हम कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं और उसके लिए 3 महीने और उससे कम के पीरियड में जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है एक फर्म के द्वारा तो उसको वो आसानी से अपने को कैश में बदल सकती है। ओके, स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4, ओवर स्टेटमेंट इज डिजायरेबल एंड अंडर over capitalization is desirable, under capitalization is more desirable। okay, so both are incorrect। so over capitalization क्या होता है? over capitalization का मतलब है कि existence of excess capital as compared to the level of activity and requirement। okay, तो ज़्यादा कैपिटल आपके पास मौजूद है तो this over capitalization is very very harmful। okay, it refers to the wastage of funds। okay, because there is a more capital than required level। okay, this is over capitalization। under capitalization का मतलब है कि excess of real worth of assets over the sum of shares and debentures। okay, so this is an under capitalization। okay, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों को बताया जाता है कि ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन के रीजंस क्या होते हैं। ओके, तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही अनडिजायरेबल होते हैं। ओके, बोथ अनडिजायरेबल एंड ओवर कैपिटलाइजेशन इज मोर डेंजरस टू ए कंपनी। ओके, स्टेटमेंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एजेंसी थ्योरी रिलेट्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। इट्स रॉन्ग। तो इट इज़ ए थ्योरी विच स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनर्स ऑफ ए कंपनी। तो एजेंसी थ्योरी रिलेट्स टू द मिडल मैन, इट्स रॉन्ग। ओके, तो बोथ आर इनकरेक्ट। तो व्हाट इज अबाउट एजेंसी थ्योरी? एजेंसी थ्योरी इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन दिस थ्योरी फर्स्ट टाइम गिवन बाय जेनसन एंड मैकलिंग इन 1976। ओके, ये ध्यान रखना आप, एजेंसी थ्योरी को किसने प्रपोज किया था। So this theory studies the problem and solutions linked to the delegation of task from the principals। Principals means shareholders, और कौन से? इक्विटी shareholders to the agents। Agents means managers। तो managers are agents of shareholders। Shareholders are principals to managers। So the delegation of task from principals to agents in the context of conflicting interest between the parties। तो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, किस किस के इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इसमें? प्रिंसिपल्स के और एजेंट्स के। मीन्स व्हेन देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स इन देयर ओन इंटरेस्ट्स। ओके, तो उसको हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। तो एजेंसी प्रॉब्लम इज़ ए प्रॉब्लम विच स्टेट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स। ओके, तो this is the agency theory। next question is working capital cycles involve the following। okay, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल। सो कैश इज यूज्ड, तो सबसे पहले कैश है, तो कैश इज कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल। मीन्स रॉ मटेरियल इज परचेज्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैश, so it is converted into work in progress। so then there is a finished goods or the stock, and finally there is a receivables, and receivables are converted into cash। okay, तो सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। okay, so then there is a work in progress। okay, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आपका आएगा फिनिश्ड गुड्स के बाद आपका आएगा receivables, and receivables के बाद कैश। okay, so this is the correct option। okay, so it was all about in this video। okay, so thank you very much।